हेलो माय वॉरियर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेंस के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और उसमें भी हमारा पैरा जंबल्ड का जो पोर्शन है वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इजी, मॉडरेट और काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इस पीपीटी में ऐड किए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो इस तरीके से हो कि आपको चाहे इससे ऊपर का लेवल मिले चाहे इससे नीचे का लेवल मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो अप्रोच है पैराजंबल को सॉल्व करने की वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है आपको इस क्वेश्चन में। सिक्योरिटी इंक्स, ठीक है, बोला जा रहा है सिक्योरिटी इंक्स exploit the same principle that causes the vivid and constantly changing colors of a film of oil on water। बच्चों धीरे धीरे सेंटेंस को रीड किया करिए और उसका मीनिंग निकाला करिए। जब हम सिक्योरिटी इंक्स की बात करते हैं तो ये तो हमें पता चल ही रहा है कि एक स्याही होती है ना। और ये स्याही कैसी होती है, ये इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। तो फिर इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इसका यूज़ हम हाई वैल्यू डॉक्यूमेंट्स या फिर हम बैंक के नोट्स कह लें या हमारे पासपोर्ट कह लें, उन पर इस इंक का यूज़ किया जाता है ताकि हम किसी भी तरीके की धोखाधड़ी को, फ्रॉड को या काउंटरफीट को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, उनके गलत यूज़ को या फिर उनको जाली बना के कई बार यूज़ कर लिया जाता है, वो सब चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकें। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है बच्चों शोषण करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है बेहतरीन उपयोग करना, किसी चीज़ का बेहतरीन उपयोग करना। ठीक है, यूज करना समझ लीजिए बस आप। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी इंक्स जो है उसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं दैट कॉजेज, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से द विविड एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कलर्स। विविड का मतलब क्या होता है? ब्राइट, चमकीले। ठीक है, चमकीला। और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मतलब लगातार चेंज होने वाले कलर्स जो है ना, ऑफ अ फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर। तो सिक्योरिटी लिंक्स उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिसकी वजह से हमें अगर पानी के ऊपर अगर ऑयल की एक फिल्म हो तो उस पर जो हमें लगातार बदलते हुए और चमकीले रंग दिखाई देते हैं ना, तो उसी प्रिंसिपल पर सिक्योरिटी लिंक्स काम करती हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, when two rays of light meet each other after being reflected। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर अभी आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड आ रहा है, अभी तक रिफ्लेक्शन की बात कहीं पर भी नहीं हुई है। फिर यहाँ आ रहा है दीज। ठीक है, दीज मतलब ये मेरा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। मतलब ए से मेरा जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं कॉम्बिनेशंस, ए से नहीं स्टार्ट हो सकता, तो इसको काट दो, ए से नहीं स्टार्ट हो सकता। ठीक है, द की इज दैट द लाइट इज बाउंसिंग ऑफ टू सर्फेसेस। यहाँ आ रहा है, देखो बच्चों, ये कह रहा है बाउंस ऑफ। बाउंस ऑफ का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। और ये क्या कह रहा है? टू सर्फेसेस। यहाँ पर आ गई बात पकड़ में कि ये टू सर्फेसेस की बात कर रहा है, और ये टू सर्फेसेस कौन सी हैं? यही दीज डिफरेंट सर्फेसेस हैं। और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई तो ये आ गया आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, दैट ऑफ द ऑयल एंड दैट ऑफ द वाटर लेयर बिलो इट। ठीक है, दोनों की बात हो गई। अब यहाँ पर एक पेयर हमारा बनकर तैयार हो गया कि सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, बी आएगा और उसके बाद में क्या आएगा आपका? ए। ये बी है और उसके बाद में ए आएगा। देखो जरा बी ए का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है? बी ए का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। देखो बी और ए का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलो इसी को पकड़ लेते हैं अब हम। तो यहाँ तो आपने ये बात समझ ली कि सिक्योरिटी इंक्स जो है उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कलर्स दिखाई देते हैं पानी के ऊपर अगर ऑयल हो तो। ठीक है, फिर बी को पढ़ते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट करती है इन दोनों सरफेसेस से। कौन कौन सी दो सरफेसेस? एक तो ऑयल है और एक वाटर की सरफेस है जो कि ऑयल के नीचे है। ठीक है, अब इसकी बात यहाँ आ गई कि व्हेन टू रेज ऑफ लाइट मीट ईच अदर। जब ये दो रेज हैं, किरणें हैं लाइट की, जब एक दूसरे से मिलती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद फ्रॉम दीज डिफरेंट सर्फेसेस, दे हैव ईच ट्रेवल्ड स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो दोनों ही जो किरणें हैं ना थोड़े से डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ट्रैवल करती हैं, थोड़े से डिफरेंट दूरी पर ट्रैवल करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्यों। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बिकॉज क्यों है ऐसा भाई कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये इनविजिबल वेव्स होती हैं जिस पर हमारे मोबाइल फोन्स या फिर हमारा टीवी का रिमोट काम करता है, या फिर सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर पड़ती हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जैसा कि इन तीनों में यूज़ होता है, वो इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो तो क्या होता है? पीक्स। और ये वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है उनको ट्रफ्स कहते हैं। तो इसका कारण ये बताया इन्होंने
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, तो उसमें पीक्स और ट्रफ्स है ना, ईच रे, हर रे की वो इंटरफियर करती है, मतलब कंबाइन करती हैं, मिलती हैं। अब कंबाइन दो तरीके से होती हैं ये, एक तो क्या होती है कंस्ट्रक्टिवली और दूसरा डिस्ट्रक्टिवली। तो जब भी कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन होती है तो ये चमकीली नजर आती है, और जब डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन होती है तो ये डिम और डार्क नजर आती है। ये इन्होंने कारण बता दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस द टू रेज ट्रेवल डिटरमाइन। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस द टू रेज ट्रेवल, ये जो दोनों किरणों का जो डिस्टेंस है ना जिस पर ये ट्रेवल करती हैं, वो डिटरमाइन करता है कि कौन सी वेवलेंस, ठीक है, कौन सी वेवलेंस होंगी और किस तरह के कलर्स जो हैं वो इंटरफियर करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, और कैसे दिखेंगे, चमकीले दिखेंगे, ब्राइट दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि द डिस्टेंस द रेज ट्रेवल चेंजेस विद द एंगल एज यू लुक एट द सरफेस। क्योंकि जो डिस्टेंस है ना जिस पर आपकी किरणें ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, वो आप जिस सरफेस से देख रहे हो ना, उसका जो एंगल है, तो उसके एंगल के साथ साथ उनका डिस्टेंस भी चेंज होता जा रहा है जिस पर वो ट्रेवल कर रही है। तो जैसे जैसे आपका देखने का एंगल या सरफेस चेंज हो रही है, वैसे वैसे उनका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। और इसीलिए हमें क्या होता है, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ब्राइट दिखाई देते हैं फ्रॉम डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट कलर्स दिखते जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट, वो क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ा इजी लेवल का लग रहा है। यहाँ हमने देखा ए ऑप्शन में हमें ही नज़र आ रहा है, ही से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बच्चों ए वाले को तो आप स्ट्रेट अवे काट दो। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा हमारा पैराग्राफ। ठीक है, एज एनिट नियर्ड एक वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, कि जैसे ही एनिट जो है वो लैम्प के नज़दीक गई, शी सॉ फिगर, उसने एक फिगर देखा, मतलब एक इंसान की आकृति देखी जो कि बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, उसके बाद देखें, अब ये जो व्यक्ति आया ना एनिट, इसके लिए ही का यूज हुआ है प्रोनाउन के लिए, तो ही वॉज कैरिंग हिज जैकेट, नहीं, एक्चुअली ये इस फिगर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इस फिगर के लिए यूज हुआ है कि ये जो फिगर है ना, जो जिसको देखा था एनिट ने, ही वॉज कैरिंग हिज जैकेट, इसके पास एक जैकेट थी, एंड वॉकड विथ हिज हेड थ्रोन बैक, और वो किस तरह से चल रहा था, अपने सिर को पीछे की ओर मोड़कर। ठीक है, तो पीछे की ओर मोड़कर चल रहा था। कौन, वो जो फिगर, व्यक्ति की जो आकृति थी ना, उसके लिए ही आया ये। ओके, उसके बाद विद अ मिक्सचर ऑफ टेरर एंड ट्रायम्फ ऑफ रिकॉग्निशन शी स्लेकेंड हर फेस। अब देखो, मिक्सचर ऑफ टेरर मतलब भाई टेरर, उसको वो बहुत घबरा गई थी, तो उसको उसका एक रिएक्शन था कि विद अ मिक्सचर ऑफ टेरर एंड ट्रायम्फ ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, शी स्लेकेंड हर पेस, स्लेकेंड का मतलब होता है धीमा करना, और पेस का मतलब होता है स्पीड। उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया क्योंकि वो बहुत घबरा गई थी। ठीक है, और पहचान नहीं पा रही थी कि क्या है। फॉर अ वाइल माइकल वॉकड ऑन, थोड़ी देर के लिए माइकल वॉकड ऑन चला, एंड शी फॉलो 20 पेसेस बिहाइंड। तो उधर तो माइकल चला है ना, और उसने फॉलो किए 20 पेस बिहाइंड का सीधा सा मतलब है 20 नॉर्मल स्टेप्स पीछे ले लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, बी ए डी सी एंड बी सी डी ए। ठीक है, तो बी तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस हो ही गया था। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए था, ए, क्योंकि ही किसके लिए आ रहा है, इस फिगर के लिए, तो बी ए का कॉम्बिनेशन यहाँ है, आंसर हो गया आपका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बाय रीजनिंग वी मीन द मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड इंटरफियर फ्रॉम टू और मोर। ये बता रहे हैं कि रीजनिंग से हमारा मतलब क्या है, कि ये एक मेंटल प्रोसेस होती है। ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। ठीक है, जिसके तहत आप क्या करते हो, आप इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाते हो फ्रॉम टू और मोर स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको इन्फर करना होता है, अनुमान लगाकर कुछ निकालना होता है। और गोइंग फ्रॉम द इन्फ्रेंस टू द स्टेटमेंट्स दोनों होते हैं। कभी कभी आप रीजनिंग पढ़ते हैं, है ना, उसमें आपका सिलॉजिज्म एक टॉपिक आता है ना, जिसमें स्टेटमेंट 1 दिया जाता है, स्टेटमेंट 2 दिया जाता है, और उससे आप क्या निकालते हो, इन्फ्रेंस निकालते हो। उल्टा भी होता है, इन्फ्रेंस से आपको स्टेटमेंट निकालना होता है। तो रीजनिंग आप पढ़ते हैं तो आप समझते हैं इस चीज़ को। तो वो क्या कह रहे हैं, रीजनिंग से हमारा ये मतलब है कि मेंटल प्रोसेस होती है जिससे हम दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उसमें से आप क्या करते हो, इन्फ्रेंस निकालते हो, या फिर इन्फ्रेंस से स्टेटमेंट पर जाते हो विच यील्ड द इन्फ्रेंस।
ठीक है, जो इन्फ्रेंस को यील्ड करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है। ओके, तो ये आपका ए है। सो अब सो जो है वो किस लिए आता है, जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो। सो क्या बताता है, इसलिए, किस लिए, इसलिए। तो ये बात तो तय है कि सो से मेरा सेंटेंस स्टार्ट तो नहीं हो सकता, और बी से वैसे भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट कर रखा, बी इसमें कहीं पर भी नहीं है, या तो ए से या सी से या डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, लॉजिक मीन्स इफ वी टेक इट्स ओरिजिनल मीनिंग। लॉजिक का मतलब क्या बता रहे हैं कि इफ वी टेक इट्स ओरिजिनल मीनिंग, अगर हम इसका ओरिजिनल मीनिंग ले तो ये क्या है, साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग। साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग का मतलब है कि वैध ही वैध तर्क का विज्ञान है ना। साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग को ही आप लॉजिक कहते हो। ठीक है भाई, आप रीजनिंग लगाते हो, फैक्ट्स लगाते हो, उसकी साइंस को ही आप क्या कहते हो, लॉजिक कहते हो। Clearly, for understanding arguments and for drawing the inference correctly, it is necessary that we should understand the statements first. कह रहे हैं clearly for understanding arguments, आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए और इन्फ्रेंस को अच्छे तरीके से करेक्टली निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि दैट वी शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स फर्स्ट, कि सबसे पहले हम क्या करें, स्टेटमेंट को सबसे पहले समझें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्टरी आपका स्टेटमेंट ढूंढते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ देखो एक बार। अगर मैं ए या सी में से एक को इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मानना चाहूँ तो मैं सी को मानूंगी। क्यों, क्योंकि सी में बोल रखा है लॉजिक का मतलब क्या है, कि हम इसका ओरिजिनल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग। बच्चों यहाँ पर रीजनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब रीजनिंग से क्या कह रहे हैं, रीजनिंग से हमारा मतलब ये है कि, तो बाय रीजनिंग आ गया। भाई रीजनिंग से हमारा क्या मतलब है, कि मेंटल प्रोसेस होती है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए होते हैं और उसमें से हमको इन्फ्रेंस निकालना होता है, कभी कभी इन्फ्रेंस स्टेटमेंट पर जाना होता है। तो सी के बाद में ये आना चाहिए बच्चों। ठीक है, फिर इसलिए इसलिए लॉजिकल रीजनिंग कवर करती है दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस विच इम्प्लाई ड्राइंग एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द प्रॉब्लम, जिसमें क्या करना होता है, आपको प्रॉब्लम से इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाना होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद में बी आ गया, और लास्ट में क्या आ गया आपका। इसलिए क्लियरली ये बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से क्लियरली इन्फ्रेंस निकालना है ना किसी आर्ग्यूमेंट में, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टेटमेंट्स को सबसे पहले समझना होगा। तो डी आ गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ, CABT। CABT इसका आंसर हो गया। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन क्लियरली नो एडमायरर ऑफ लॉन्ग एंगेजमेंट्स। मतलब लॉन्ग एंगेजमेंट्स का मतलब है लॉन्ग कमिटमेंट्स। जैसे होता नहीं कि रिश्ते होते हैं, जैसे शादी मैरिज का रिश्ता है, तो वो एक लॉन्ग कमिटमेंट का रिश्ता है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रशंसक नहीं था वो, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं था, सपोर्ट नहीं करता था लंबे लंबे रिश्तों को, शादी जैसे। ठीक है, तो माइकल जैक्सन जो कि बहुत अच्छा एडमायरर नहीं था लॉन्ग एंगेजमेंट्स का, गॉट मैरिड अब्रप्टली, मतलब सडनली, विदाउट एनी प्लानिंग। ठीक है, विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, अचानक उसने शादी कर ली। फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 years, 3 साल में दूसरी बार शादी की थी उसने। ठीक है, 3 साल में दूसरी बार शादी की थी। ये आपको फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है। द लेटेस्ट वेडिंग टुक प्लेस, जो आखिरी शादी हुई थी ना, टुक प्लेस का मतलब है अकर्ड या हैपेंड। ठीक है, आप एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए या शादी के लिए टेक प्लेस का यूज़ करते हैं। जो लेटेस्ट वेडिंग हुई थी वो हुई थी इन अ सीक्रेट मिडनाइट सेरेमनी। एक सीक्रेट मिडनाइट सेरेमनी थी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके बारे में किसी को खास पता नहीं था क्योंकि सीक्रेट वर्ड यूज़ कर रखा है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मैरिज फॉर द न्यू मिसेज। हाँ, और ये जो इनकी न्यू मिसेज मतलब नई वाइफ थी ना, उनकी भी ये सेकेंड मैरिज थी। ठीक है, अबाउट हुम लिटिल इज नो, लिटिल जो है नेगेटिव सेंस देता है, तो उनकी वाइफ की भी ये सेकेंड मैरिज थी, जिनके बारे में ना के बराबर ही जानकारी थी, मतलब उनके बारे में कुछ खास पता नहीं था लोगों को। द वेडिंग वॉज अटेंडेड बाय द ग्रूम्स एंटरेज। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग। देखो, ऑन्टोराज इसको बोला जाएगा, ऑन्टोराज, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एन इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन। एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, जैसे बारात में नहीं जाते पीछे साथ साथ में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनके पीछे जो लोग चलते हैं, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऑन्टोराज कहा जाता है। द वेडिंग, आप लोगों को पता है ना, आपने आर्टिकल्स पढ़े, जब किसी नाउन से पहले आर्टिकल द आता है तो वो नाउन आपकी आइडेंटिफाइड हो जाती है। तो द वेडिंग वॉज अटेंडेड, विच वेडिंग, भाई ये देखो ये लिख रहा है लेटेस्ट वेडिंग। तो मतलब आपका एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है बच्चों, पहले वेडिंग हुई फिर द वेडिंग आया, तो AC का कॉम्बिनेशन तो क्लियर है कि वो शादी अटेंड की गई थी ग्रूम, ग्रूम कौन है, दूल्हा, दूल्हे के कुछ ऑन्टोराज, कुछ लोगों के द्वारा और कुछ स्टाफ था,
किसके द्वारा ये बात किसने कही? अकॉर्डिंग टू जैक्सन्स पब्लिसिस्ट, जैक्सन के पब्लिसिस्ट ने ये बात कही थी। द ब्राइड, जो कि 37 ईयर ओल्ड डेबी रोव नाम था उनका, हु इज कैरिंग जैक्सन्स बेबी, ठीक है, जिनके पास जैक्सन का बेबी भी था, उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो सबसे पहले ब्राइड के बारे में इंट्रोडक्शन कहाँ पर है? इंट्रोडक्शन है, देखो देखो इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है डी में दे रखा है कि जो ब्राइड है वो 37 ईयर्स की थी और उनके बारे में बता दिया गया कि उनके वो जैक्सन का बेबी कैरी कर रही थी और उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने थे, ठीक है। उसके बाद में बी में बताया गया है कि ये उनकी भी सेकंड मैरिज थी, जिनके बारे में काफ़ी कम जानकारी थी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल दिया, लिटिल, मतलब ना के बराबर ही जानकारी थी। फिर यहाँ से यहाँ आए, ऑल दैट इज नोन, जो कुछ भी पता थी ना, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, वो क्या थी? इज दैट शी इज़ अ नर्स फॉर जैक्सन्स डर्मेटोलॉजिस्ट। जैक्सन के जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे ना, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी नर्स थी, बस इतना ही पता था। तो लिटिल पहले आएगा और उसके बाद ऑल दैट इज नोन, जो कुछ पता था। तो इस हिसाब से आपका लास्ट सेंटेंस कौन सा बन रहा है? बी। तो लास्ट सेंटेंस बी है, तो बी यहाँ पर आ रहा है। हमने ए सी का कॉम्बिनेशन बनाया ही था और डी बी का कॉम्बिनेशन, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। तो बच्चों चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है देखो, अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमोसिटी, और एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, मतलब आपके मन में बैड ब्लड होना किसी के लिए, मतलब नफरत होना, ठीक है, ये इडियम पूछा जा सकता है। कुछ सालों पहले हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जापानीज अमेरिकन्स, जो जापानीज अमेरिकन्स के लिए शत्रुता का भाव था ना, दोनों में शत्रुता थी कुछ सालों पहले, वॉज सो स्ट्रॉन्ग। देखो ये कॉम्बिनेशन किसका आ रहा है? सो दैट का। ये एक एडजेक्टिव की डिग्री बताता है, कहता है इतना की। तो वो हॉस्टिलिटी, शत्रुता इतनी ज़्यादा थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आई थॉट, मुझे लगा, दे वर गोइंग टू रीओपन द डिटेंशन कैंप्स। डिटेंशन कैंप्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रिजनर्स को टेम्परेरीली डिटेन करके रखा जाता है, ये मानते हुए कि अगर वो बाहर रहे तो खतरा पैदा कर सकते हैं, तो उनको थोड़े टाइम के लिए कस्टडी में रखा जाता है टेम्परेरीली, ठीक है, हियर इन कोलकाता। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी हॉस्टिलिटी कि मुझे लगा कि वो लोग दोबारा से ओपन कर रहे हैं डिटेंशन कैंप्स को यहाँ कोलकाता में, ठीक है। टुडे, अब हम देखो कुछ पैसेजेस जो हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बारे में वो पैसेज दिया गया है उसकी हमें पूरी स्टोरी का पता हो या बैकग्राउंड को पता हो। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएँ। यहाँ टुडे आ रहा है, कुछ चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करूँगी। टुडे एशियंस आर अ सक्सेस स्टोरी। अब ये एशियंस कहाँ से आ गए? अभी तक तो कोई जिक्र हुआ नहीं था। आज के टाइम पे एशियंस सक्सेसफुल हैं। आई कैन नॉट हेल्प मेकिंग, देखो जब आप हेल्प के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ हंसने से। तो आई कांट हेल्प मेकिंग अ कंपैरिजन, मतलब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कंपैरिजन करने से, किसके साथ? टू द एंटी जूइश सेंटिमेंट्स इन नाजी जर्मनी। जो एंटी जूइश सेंटिमेंट्स की बात अगर हम करें, जो नाजी के बारे में है जर्मनी में, तो मैं उससे कंपैरिजन करना अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कंपैरिजन करने से। व्हेन ज्यूइश पीपल वर सक्सेसफुल इन बिजनेस, जब ज्यूइश पीपल जो थे ना, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो गए थे बिजनेस में। बट, फिर बट को यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन डू पीपल अपलॉड, अपलॉड का मतलब होता है प्रेज, तारीफ करना। लेकिन क्या लोग तारीफ करते हैं प्रेसिडेंट क्लिंटन की? प्रेसिडेंट क्लिंटन की फॉर इम्प्रूविंग फॉरेन ट्रेड विद एशिया, कि उन्होंने एशिया के साथ में फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया, मतलब इम्प्रूव किया, मतलब एम्पलीफाई किया, बढ़ाया। तो क्या लोग इस चीज़ की तारीफ करते हैं कि क्लिंटन ने ऐसा किया? नाउ टॉक अबाउट दी आर्कनसस एशिया कनेक्शन, ठीक है। अब आप आर्कनसस के एशिया कनेक्शन की अगर बात करें, अब ये क्या था? देखो आर्कनसस जो है वो एक यूएस स्टेट है, ओके, जहाँ के गवर्नर जो हैं बिल क्लिंटन थे, वो बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे वहाँ के। तो एशिया के साथ उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया था। इससे क्या हुआ, जो एशियन अमेरिकन्स थे ना, जो ऐसे एशियंस थे जो अमेरिका में रहते थे, ठीक है, उन लोगों को उस ट्रेड का ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया। तो इससे अमेरिकन्स जो थे ना, वहाँ के मूल निवासी, उनको थोड़ी परेशानी होने लग गई थी। तो ये एक मुद्दा था, ओके। तो अगर हम बात करें आर्कनसस एशिया कनेक्शन की, इज़ ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग मतलब और बढ़ा रहा है, चौड़ा कर रहा है, ठीक है। दैट हेट्रेड, दैट हेट्रेड, कौन सी हेट्रेड? कौन सी हेट्रेड? घृणा, ठीक है, उस घृणा को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, टू इंक्लूड ऑल एशियन अमेरिकन्स, ठीक है।
कि काहे के लिए, सारे के सारे एशियन अमेरिकन्स को इंक्लूड करने के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, आ रहा है नो। अब आपको पता है कि यस और नो में जवाब हम कब देते हैं, जब उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया हो। तो मुझे यहाँ ये देखना है कि कहीं क्वेश्चन है क्या। नो नहीं, ब्लाइंडेड बाय जेलेसी, जलन ने उनको घेर रखा है और जलन के मारे वो अंधे हो रखे हैं। दे कंप्लेन, वो शिकायत करते हैं, दैट इट इज़ द एशियन अमेरिकन्स, कि वो एशियन अमेरिकन्स ही हैं हु आर रीपिंग। रीपिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, ठीक है। या फिर आप ये कहें टू मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, या फिर एक बिग प्रॉफिट की बात करें, ठीक है। तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि जो एशियन अमेरिकन्स है ना, वो ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। रीपिंग द वेल्थ मतलब सारा पैसा जो है उन लोगों के पास जा रहा है, वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ क्या चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ नो आ रहा है और ये 6 सेंटेंस है। मुझे क्वेश्चन ढूंढना है। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जो सी है ना, वो आपका एंडिंग सेंटेंस होना चाहिए। सी इन तीनों में एंडिंग सेंटेंस आ रहा है, इसको काट दो, इसमें डी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलो देखते हैं कि हमारा जो पेयर है वो डी से स्टार्ट होना चाहिए, ए से। तो जब हमने बात करी कि कुछ सालों पहले जो जापानीज़ अमेरिकन्स की जो हॉस्टिलिटी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे लगा कोलकाता में वो लोग दोबारा डिटेंशन कैंप्स को ओपन ना कर दें, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक एक पर्टिकुलर हॉस्टिलिटी की बात की है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो बात की कुछ सालों पहले की, अब कह रहे हैं नाउ। अब अगर हम बात करें आरकांसस एशिया कनेक्शन की, तो देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं पहले से ही आपके सी सेंटेंस को ले लूँ, तो भाई ये जो क्लिंटन है इनके बारे में हम क्यों रेफरेंस देंगे। पहले ये रेफरेंस आएगा ना कि आरकांसस एशिया कनेक्शन क्या था। भाई ट्रेड को, एशिया के साथ ट्रेड को इम्प्रूव करने का एक वो था, प्लान था, एक ट्रीटी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें आरकांसस एशिया कनेक्शन की, तो ये ब्रॉडन कर रहा है। मैंने कहा था दैट हेट्रेड, ये दैट जो है ना, ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये देखो हॉस्टिलिटी आ गई। तो क्या मेरा पहला सेंटेंस डी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है डी, कि उस घृणा को और बढ़ा रहा है, काहे के लिए, एशियन अमेरिकन्स को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट्स की बात करें अगर हम, जर्मनी में जब ज्यूइश लोग सक्सेसफुल थे, यहाँ सक्सेसफुल की बात हुई कि यहाँ पर ज्यूइश लोग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे, बी में आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट करूं तो ये देखो, ये कह रहा है टुडे एशियंस आर अ सक्सेस स्टोरी। यहाँ तो बोला ज्यूइश लोग सक्सेसफुल हुए थे, कहते आज की तारीख में एशियंस सक्सेसफुल हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, बी और ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये देखो, बी और ए का कॉम्बिनेशन बन गया। और लास्ट में मैंने क्या कहा था, नो है, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो सी आ ही रहा है। तो डी बी ए सी जो है वो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी। बच्चों, ऑर्थोडॉक्स होने का मतलब एक तो रूढ़िवादी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको जनरली माना जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं, कोई थ्योरी कोई प्रैक्टिस हो सकती है जो कि क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी, भाई आज की तारीख में तो ये सब लोग मानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड है। टू विच जिसको मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ, मतलब अग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ। लेकिन कैसे, अप टू अ पॉइंट, मतलब आंशिक रूप से, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ। इट इमर्ज, तो देखो यहाँ दिस आ रहा है बच्चों, यहाँ इट आ रहा है, दोनों के दोनों क्या है, प्रोनाउंस है। मतलब ए और बी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दिस और इट लिखने से पहले कोई ना कोई नाउन होना चाहिए जिसको रिप्लेस करेगा ये प्रोनाउन। तो ए बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ए को काट दो, ए को काट दो, बी से स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। इट इमर्ज्ड फ्रॉम, इमर्ज मतलब ओरिजिनेट, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रॉम द मैथमेटिक्स ऑफ चांस एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। चांस एंड स्टेटिस्टिक्स के गणित, मैथमेटिक्स से इसकी शुरुआत हुई थी। देयरफॉर, इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए, अभी कुछ नहीं पता। तो सी से तो वैसे भी यहाँ पर कहीं भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर रखा। इसलिए द रिस्क इज मेजरेबल, तो जब आप कह रहे हैं कि इसलिए रिस्क जो है वो मेजरेबल है, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो, मैनेजेबल है। रिस्क को पता लगाना, उसको संभालना, मैनेज करना, मतलब इसलिए रिस्क जो है ना, उसको आप मेजर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, तो ये अच्छी बात हुई ना। लेकिन देयरफॉर, क्यों, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रिस्क अब मेजरेबल, कैलकुलेबल हो गया। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइसेस आर नॉट प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आप कीमतों का पता लगा सकते हो क्या,
प्राइजेज आर नॉट प्रिडिक्टेबल, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है, बट लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, द मैथमेटिकल लॉज ऑफ चांस, लेकिन जो मैथमेटिकल लॉज है ना चांस के, कैन डिस्क्राइब देयर फ्लक्चुएशंस, वो उसके उतार चढ़ाव को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अब रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, अब मार्केट कैसा चल रहा है, अब प्राइजेस घटेंगी या बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है प्राइजेस वैसे तो प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल लॉज की वजह से इस फ्लक्चुएशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। दिस इज हाउ, ये इस तरीके से, किस तरीके से पता नहीं, दिस इज हाउ, तो इतना तो पता है कि दिस इज हाउ तब आएगा जब मैं पहले से पूरी प्रोसेस बता चुकी होंगी, तो ई से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, काट दो। ठीक है, दिस इज हाउ, इस तरीके से व्हाट बिजनेस स्कूल्स नाउ कॉल मॉडर्न फाइनेंस वाज बॉर्न। ठीक है, जैसे बिजनेस स्कूल्स क्या कहते हैं, मॉडर्न फाइनेंस जिसको कहते हैं, इस तरीके से मॉडर्न फाइनेंस की उत्पत्ति हुई थी, इस तरह से जन्मा था। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है कैसे बन रहा है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दिया कि प्राइजेस प्रिडिक्टेबल नहीं है। इससे क्या अनुमान लगा रहे हो, अगर प्राइजेस प्रिडिक्टेबल नहीं है तो इससे इन्फरेंस क्या निकला, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, अनुमान। पढ़ा था ना एक आपने रीजनिंग और लॉजिक वाला सिलॉजिज्म वाला पैसेज हमने पढ़ा था, इससे क्या अनुमान लगाएं, देखो इससे क्या अनुमान लगाओगे आप, इसलिए द रिस्क इज मेजरेबल एंड मैनेजेबल। तो मैंने कहा कि देखो प्रिडिक्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल लॉ है, इससे फ्लक्चुएशंस के बारे में पता लगाया जा सकता है, इसलिए जो रिस्क है ना वो मेजरेबल और मैनेजेबल है। ठीक है, अब इट इमर्ज्ड, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मैथमेटिक्स ऑफ चांस एंड स्टेटिस्टिक्स से हुई थी। ठीक है, दिस इज हाउ, अब इस प्रकार से जिसको आज आप मॉडर्न फाइनेंस कहते हो ना, इसका जन्म हुआ था। कैसे जन्म हुआ था, इस लॉ से जन्म हुआ था। अब क्या कह रहे हैं, दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी, भाई आज की तारीख में तो इसको सब लोग मानते हैं, जिसको मैं भी अग्री करता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता, अप टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक ही करता हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं इसको बड़े आराम से। सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह से, तो उसी तरह से मतलब किस तरह से, साफ साफ पता लग रहा है कि इससे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली टर्निंग टू कास्ट, उसी तरीके से अगर हम कास्ट की बात करें, इवन दो बीइंग लोअर कास्ट, यहाँ तक कि आप अगर लोअर कास्ट से भी हैं, लोअर कास्ट से हैं, इस अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह। ठीक है, बिना किसी शक के, कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति लोअर कास्ट से है तो ये एक अलग कारण बनता है किसका, डिस्पैरिटी मतलब असमानता का। इट्स इम्पैक्ट इज ऑल द ग्रेटर, इसका प्रभाव और ज़्यादा बड़ा होता है व्हेन द लोअर कास्ट फैमिलीज, ठीक है, लोअर कास्ट से तो है ही है, लोअर कास्ट से तो है ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बड़ा होता है अगर वो लोअर कास्ट से होने के साथ साथ पुअर भी हों। ठीक है, ऑल्सो हैपन टू बी पुअर। बिलोंगिंग टू अ प्रिविलेज्ड क्लास, अगर एक व्यक्ति प्रिविलेज मतलब संपन्न परिवार से बिलोंग करता है, कैन हेल्प अ वुमेन, स्पेशली यहाँ वुमेन की बात हो रही है कि अगर कोई महिला प्रिविलेज मतलब समृद्ध धनी परिवार से बिलोंग करती है, वो ओवरकम कर सकती है, निपट सकती है बहुत सारे बैरियर्स मतलब रुकावटों से निपट सकती है, मतलब उसके लिए आसान है। ठीक है, प्रिविलेज क्लास वुमेन जो है कैन ओवरकम बैरियर्स मोर इजीली। कैसे बैरियर्स, दैट ऑब्स्ट्रक्ट, जो रोकती है विमेन फ्रॉम लेस थ्राइविंग क्लास, ऐसी रुकावटें जो रोकती हैं ऐसी महिलाओं को जो कम संपन्न परिवार से होती है, मतलब गरीब परिवारों से होती है। इट इज़ द इंटरैक्टिव प्रेजेंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ डेप्रीवेशन, इंटरैक्टिव मतलब मिलजुल के होने वाली प्रक्रिया, मतलब परस्पर होने वाली प्रक्रिया है ये, इन दोनों से होती है। दीज काइंड्स ऑफ डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित रह जाना। कौन सी डेप्रीवेशन, एक तो बीइंग लो क्लास, अगर हम लो क्लास मतलब अगर निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हमें वंचित रखा जाता है। एंड बीइंग फीमेल, तो दो डबल चीज़ें होगी ना, एक तो फीमेल ऊपर से लोअर क्लास से बिलोंग करना। दैट मैसिवली मतलब व्यापक रूप से, इम्पोवरिशेस मतलब गरीब बनाना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी गिराना, तो बहुत व्यापक रूप से गरीब बना देती है महिलाओं को। कौन सी महिलाओं को, फ्रॉम द लेस प्रिविलेज क्लासेस, जो गरीब परिवारों से या निम्न वर्ग से संबंध रखती हैं। अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्लास डेप्रीवेशन, देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है मेल, मिलान या कंबाइंड कह सकते हो आप। ठीक है, तो जो मेल है ना किसका, ऑफ क्लास डिप्रीवेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक तो वर्ग की बात हो गई कि किस वर्ग से संबंध रखती है महिला, और जेंडर के आधार पर जो असमानताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, कैन ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब होता है स्पॉइल या डैमेज,
वो ख़राब कर देता है, कर सकता है किसकी, लाइव्स ऑफ पुअरर वुमेन वेरी सीवियरली, बहुत बुरी तरीके से गरीब महिला की जो ज़िंदगी है उसको ख़राब कर सकता है अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो, ठीक है। जेंडर इज सर्टेनली अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटल इनइक्वालिटी, जेंडर निश्चित रूप से एक कंट्रीब्यूटर होता है, मतलब सपोर्टर होता है, योगदान देता है किस में, सोशल इनइक्वालिटी में, सामाजिक असमानताओं में। बट इट डज नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ साथ क्लास भी काम करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्लास, मतलब जेंडर और क्लास दोनों एक साथ काम करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा स्टैंड अलोन सेंटेंस कहाँ है बच्चों, मुद्दा क्या है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा, ई, ठीक है। ये कह रहा है कि जेंडर सोसाइटल इनइक्वालिटी में एक कंट्रीब्यूटर होती है, लेकिन वो किसके साथ काम करता है, जेंडर और क्लास दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ क्लास की बात हुई, ठीक है। तो अब इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेंडर और क्लास इंटरेक्शन एक साथ है। अब इस चीज़ को और ज़्यादा इलेबरेट कहाँ किया जा रहा है कि क्लास किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है या मॉडिफाई करता है, वो बी में दे रखा है। देखो क्या क्लास, अच्छी क्लास या निम्न क्लास से बिलोंग करने से क्या क्या इंपैक्ट होंगे वो यहाँ दे रखा है कि अगर एक धनी परिवार से एक महिला है तो वो बैरियर्स को ज़्यादा आसानी से निपट लेती है बजाय उन महिलाओं के जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब दोनों का मिलान हो गया कि भाई क्लास डिप्रीवेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कंबाइंड इफेक्ट है, वो गरीब महिलाओं की ज़िंदगी को और ज़्यादा खराब कर सकता है, ठीक है। अब देखो मिल गए ना यहाँ कॉन्ग्रुएंस, तो ये कह रहे हैं इंटरैक्टिव प्रेजेंस है ये, इट इज़ द इंटरैक्टिव प्रेजेंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ डिप्रीवेशन जिनकी यहाँ बात की गई है। क्या क्या, एक तो बीइंग लो क्लास, जो कौन बता रहा है, क्लास डिप्रीवेशन बता रहा है, ठीक है, बीइंग लो क्लास, एंड बीइंग फीमेल, ये हो गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दैट मैसिवली इम्पॉवरिशेस, जो व्यापक रूप से गरीब बनाता है उन महिलाओं को जो कम प्रिविलेज, मतलब कम संपन्न परिवारों से होती हैं, डी में आ गया, ओके। उसके बाद क्या आएगा, अब एक और इम्पैक्ट आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, ई में बात करी, फिर इसके बाद बात करी कि भाई इसका क्लास का क्या फ़र्क पड़ता है, वो बी में आया। उसके बाद डी में बता दिया कि इन दोनों के मिलान से क्या होता है, महिला की ज़िंदगी जो है बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होती है, ठीक है। दोनों की प्रोसेस कैसी, इंटरैक्टिव प्रोसेस, सी में आ गया। उसके बाद बचा लास्ट। तो देखो सबसे पहले क्या है, जेंडर की बात हुई, उसके बाद प्लस क्लास की बात हुई। अब ये एक एक और आपका एक डायमेंशन और जोड़ रहे हैं, वो कौन सा है, कास्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक और डायमेंशन जोड़ के कि भाई किस तरीके से यहाँ एक लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि जेंडर, क्लास और कास्ट तीनों मिलकर क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कास्ट की बात करते हैं तो आप लोअर क्लास से भले ही बिलोंग करें, निस्संदेह ये एक सेपरेट कॉज होता है, ये कास्ट एक सेपरेट कॉज होता है असमानता का। और कास्ट का इम्पैक्ट और ज़्यादा बड़ा होता है कि जब आप लोअर कास्ट से तो है ही है, लोअर कास्ट फैमिली तो है ही, और साथ में पुअर भी हो तो वो और बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ABDCA, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हॉर्सेस एंड कम्युनिज्म वर ऑन द होल अ पुअर मैच। इस सेंटेंस में हमें ये बताया जा रहा है कि हॉर्सेस और कम्युनिज्म जो थ्योरी है ना, या जो कम्युनिस्ट हैं, उनका कोई मेल नहीं है, बहुत ही पुअर तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका कारण क्या है, फाइन हॉर्सेस बी स्पोक द नोबिलिटी, जो अच्छे हॉर्सेस हैं, बी स्पोक का मतलब होता है इंडिकेट, मतलब प्रतीक होना, ठीक है। जो बढ़िया हॉर्सेस होते हैं वो प्रतीक होते हैं किसका, नोबिलिटी का, ठीक है, कि वो शाही लोगों से जुड़े हैं। द पार्टी वॉज सपोज टू डिस्पाइस, जिस चीज़ को ये जो कम्युनिज्म थ्योरी है ना, या जो कम्युनिस्ट हैं वो इस चीज़ से घृणा करते हैं। डिस्पाइस का मतलब होता है टू हेट, ठीक है भाई। अब इस चीज़ का रीज़न क्या है, क्यों है पुअर मैच, उसका कारण यहाँ बता दिया, क्योंकि हॉर्सेस को नोबिलिटी का प्रतीक माना जाता है ना, इसलिए वो इस चीज़ से नफरत करते हैं, ओके। कम्युनिस्ट लीडर्स व्हेन दे विजिटेड विलेजेस, कम्युनिस्ट लीडर्स जब वो गाँव में गए तो उन्होंने क्या प्रेफर किया, उन्होंने प्रेफर किया कि वो क्या, काउज एंड पिग्स को देखना चाहते थे वहाँ किसानों के पास में, काउज एंड पिग्स को। ऑल्दो अ वर्किंग हॉर्स वॉज जस्ट अबाउट टॉलरेट, हालांकि एक जो वर्किंग हॉर्स है वॉज जस्ट अबाउट टॉलरेट, उसको टॉलरेट तो किया जा सकता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो काम करके दे रहा था उनके लिए, ठीक है। काम करने वाले घोड़े को वो टॉलरेट कर सकते थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वेरी का मतलब होता है बहुत ही विजिलेंट,
लेकिन इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही कॉशियस रहा करते थे कि बस इतना ही पसंद करेंगे हम घोड़ों को कि वो हमारे लिए काम कर दें, ठीक है। पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स, किसान। पीजेंट्स फ्रॉम पोलैंड टू द हंगेरियन पुत्सा, ठीक है। ये जो प्लेन्स की बात कर रहे हैं, हंगेरियन पुत्सा, ठीक है। तो पोलैंड से लेके और हंगेरियन पुत्सा तक जो किसान थे वो प्रेफर करते थे अपने हॉर्सेस को, ठीक है। टू, देखो प्रेफर्ड के साथ क्या आता है, टू, ठीक है, कंपैरिजन के लिए आ रहा है। पार्टी डॉगमा, डॉगमा क्या होता है, कुछ सेट बिलीव्स होते हैं जिनको लोगों को मानना ही पड़ता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है विदाउट एनी रिबेल। तो वो प्रेफरेंस देते थे घोड़ों को, किसकी बजाय, भले ही पार्टी कुछ भी कहे। पार्टी तो क्या चाहती थी कि भाई काउज और पिग्स होने चाहिए आपके पास, घोड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन वो जो ये वाले पीजेंट्स थे ना, पोलैंड से लेकर हंगेरियन पुर्सा तक, वो तो किसको प्रेफरेंस देते थे, अपने हॉर्सेस को देते थे, ठीक है। अब फार्मर्स प्राइड, एक किसान का गर्व कौन होता है, उसका घोड़ा। हिज काउ में भी थिन, अब एक स्लोवाक सेइंग है, कहावत है उनके यहाँ पर कि काउ में भी थिन, भाई ये गाय जो है वो भले ही थिन हो सकती है, बट हिज हॉर्स मस्ट बी फैट, मतलब हॉर्स का पूरा अच्छा ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो हम कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यहाँ पर पीजेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पीजेंट्स की बात हो रही है और यहाँ पर फार्मर्स प्राइड आ रहा है, ओके। तो यहाँ तो बोला कि वो अपने घोड़ों को पार्टी डॉगमा से ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्यों, क्योंकि फार्मर का प्राइड होता है। तो ये बात तो तय है, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो डी होना चाहिए, ठीक है। इसको काट दो, इसको काट दो। अब आप देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए, ठीक है। क्योंकि देखो पुअर मैच है, क्यों, उसका कारण बता दिया कि क्योंकि घोड़े जो है नोबिलिटी का प्रतीक होते थे। अब कम्युनिस्ट लीडर जब गाँव में जाते थे तो वो काउज और पिग्स को देखना चाहते थे, है ना, ठीक है। हालांकि एक वर्किंग हॉर्स तो टॉलरेबल था उनके लिए, टॉलरेबल था उनके लिए, ठीक। ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में दे रखा है बच्चों आपको। इसका आंसर ए बी सी डी ही होगा, इसका आंसर होगा ए बी सी डी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पुअर मैच है, कारण ये बताया, और वो प्रेफरेंस देना चाहते थे कि भाई हमें गाय और पिग्स दिखें। हालांकि उनके लिए अगर एक घोड़ा काम कर रहा है तो वो तो उनके लिए टॉलरेबल था, ठीक है। फिर पीजेंट्स वाला आ गया और पीजेंट्स से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो फार्मर्स प्राइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इन द साइंसेस इवन क्वेश्चनेबल एग्जाम्पल्स, साइंस की बात अगर हम करें, साइंसेस की बात अगर हम करें तो इवन क्वेश्चनेबल एग्जाम्पल्स, क्वेश्चनेबल का मतलब क्या है, संदिग्ध, जिन पर सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। ऑफ रिसर्च फ्रॉड, जितने भी शोध कार्य होते हैं उसमें जो धोखाधड़ी होती है ना, ठीक है, धोखाधड़ी जो होती है उसकी बात कर रहे हैं कि धोखाधड़ी के जो रिसर्च में केसेस होते हैं ना, उसमें से केवल क्वेश्चनेबल, जिन पर सवाल उठ सकते हैं, साइंस के केस में बात कर रहे हैं कि ऐसे जो केस होते हैं ना, आर हार्शली पनिश्ड, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाती है, ठीक है, कठोर से कठोर सजा दी जाती है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आया है, सॉरी, यहाँ पर आया है संदिग्ध, मतलब केवल शक के आधार पर, यही तो कहना चाह रहे हैं, केवल शक के आधार पर, ये साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, मियर सस्पिशन इज एनफ फॉर फंडिंग टू बी कट ऑफ। मियर मतलब मात्र, मात्र शक के आधार पर, शक ही काफ़ी होता है, काहे के लिए, जो फंडिंग, अनुदान जो मिलता है ना, जो फंड्स मिलते हैं, पैसा वगैरह मिलता है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है, वो कट सकता है, बंद हो सकता है। और पब्लिसिटी गारंटी देती है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो करियर जो है कैन बी इफेक्टिवली एंडेड, करियर जो है वो प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा सी में बोला जा रहा है। तो क्या हम क्वेश्चनेबल एग्जाम्पल से सीधे इस पर आ सकते हैं, क्योंकि इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कहा जा रहा है कि क्वेश्चनेबल एग्जाम्पल्स पे भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है साइंस में, केवल शक के आधार पर ऐसा हो जाता है। तो क्या हमारा पहला सेंटेंस ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर देखें, बट नो सच मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन द ह्यूमैनिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, पहले साइंसेस की बात करी, अब ह्यूमैनिटीज की। सच मैकेनिज्म, सच मतलब कौन सा, कौन सी व्यवस्था, कौन सा सिस्टम मैकेनिज्म की बात हो रही है, इस वाले की, कि केवल शक के आधार पर इतना कुछ हो जाता है साइंसेस में। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, किसमें, ह्यूमैनिटीज में, ठीक है, जिसमें आपके हिस्ट्री और फिलॉसफी इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। मच ऑफ व्हाट ह्यूमैनिटीज रिसर्चर्स कॉज रिसर्च, ठीक है, मच ऑफ व्हाट मतलब अधिकांश चीज़ें जिसको ह्यूमैनिटीज रिसर्चर्स जो हैं रिसर्च कहते हैं वास्तव में, डज नॉट लीड टू रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स तक तो पहुंच ही नहीं पाते, दैट आर रेप्लिकेबल बाय अदर स्कॉलर्स,
जो कि बार बार दूसरे विद्वानों के द्वारा दोहराए जाते हैं, तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। तो जो ह्यूमैनिटीज़ में जिस चीज़ को वो रिजल्ट्स कहते हैं, वो उन रिजल्ट्स तक तो पहुँच ही नहीं पाते जिसको और स्कॉलर्स बार बार दोहराते हैं। ठीक है, तो ए आ गया इसके बाद में। उसके बाद गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी स्कॉलरशिप्स, जो आपकी हिस्टोरिकल और लिटरेरी स्कॉलरशिप में इंटरप्रिटेशन की इम्पोर्टेंस है ना, इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, पॉसिबिलिटी है ना, देखो साइंस में पॉसिबिलिटी कम है किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में पूरा स्कोप है आपके पास, आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो, किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो। तो अगर हम इम्पोर्टेंस को देखें एक्सप्लेन करने की, किस में, हिस्टोरिकल लिटरेरी स्कॉलरशिप में, तो ह्यूमैनिटीज़ रिसर्चर्स आर इन अ पोजिशन, तो जितने भी ह्यूमैनिटीज़ रिसर्चर्स हैं ना, वो एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ दे कैन एक्सप्लेन, वो सही ठहरा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर किया गया। ओके, एंड इवन सिस्टमेटिक डिस्टोर्शन, सिस्टमेटिक डिस्टोर्शन में क्या क्या आ गए, जैसे आपके फ्लॉज आ गए, कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ फ्लॉज हैं, या फिर इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी है, या फिर किसी चीज़ का डिज़ाइन ख़राब है, या मेथड में कोई प्रॉब्लम है, या डिज़ाइन ख़राब हो गई। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है ना जो कि जानबूझकर की गई होती है, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी तरीके की विकृति अगर लाई जाती है, तो वो जो ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्चर है ना, वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्कोप है ये करने का। ठीक है, तो इसके बाद में आ गया बी। और लास्ट में मैं डी को क्यों रख रही हूँ, क्योंकि देखो डी क्या कहता है, फोर्जरीज विच टेक द फॉर्म ऑफ पेस्ट्रीज। फोर्जरीज का मतलब क्या है, धोखाधड़ी। विच टेक द फॉर्म ऑफ पेस्ट्रीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिक्सिंग या कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्सिंग या कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मिक्सचर बन जाता है। क्या, धोखाधड़ी जो कि मिक्सचर का रूप ले लेती है, किस चीज़ का मिला जुला हिस्सा हो गया वो। विच द फोर्जर इंटरस्पर्सेस, इसका मतलब होता है, इंटरस्पर्स का मतलब होता है अनेक बिंदुओं को एक साथ, मतलब टू पुट वेरियस पॉइंट्स टू पुट वेरियस पॉइंट्स एट ए टाइम, अनेक बिंदुओं पर एक साथ बात करना। अब ये जो मिक्सचर है वो किसका बन जाता है, वो फेक और रियल पार्ट्स को मिला देते हैं, फेक और रियल पार्ट्स को मिला देते हैं, इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन कैन बी डिफेंडेड, लेकिन उसमें बचाव संभव है, एज मियर मिस्टेक्स और एबरेंट मिसरीडिंग। वो क्या कहते हैं भाई, केवल गलती हो गई और एक एबरेंट मिसरीडिंग, या फिर किसी चीज़ को गलत तरीके से पढ़ लिया गया, ये कह के वो जान छुड़ा लेते हैं। ठीक है, अब डी में क्या बात हुई, फोर्जरीज की बात हुई। अब यहाँ पे फिर क्या क्या, यहाँ देखो डिफेंडेड की बात हुई कि इनको तो बचाव इनके लिए पॉसिबल है, लेकिन साइंटिस्ट फजिंग डेटा, फजिंग मतलब तालम टोल कर देना, या झूठी बात कह देना, या कुछ भी इस तरह का हेरा फेरी कर देना, झूठी बात। ठीक है, हैव नो सच डिफेंसेस। अब ये सच किसके लिए आया है, ये सच इसके लिए आया है कि भाई ह्यूमैनिटीज़ में तो रिसर्चर्स को बचाव की पॉसिबिलिटी है कि वो इधर उधर अपने फेक और रियल पार्ट्स को मिला के कुछ भी बता सकते हैं, भाई ये मिक्सिंग है, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को आपने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है, नो सच डिफेंसेस। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। आपका कॉम्बिनेशन हो गया CABD, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए इसको रीड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट से हम क्या समझते हैं कि हम जिस नेशन में रहते हैं, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, वहाँ की एक बाउंड्री होती है, और वहाँ रहने वाले सभी लोग सेम लैंग्वेज को, सेम हिस्ट्री को, ठीक है, सेम कल्चर को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी भारत के लोग हैं, तो हमारे लिए एक बाउंड्री सेट है कि हम भारत के ही लोग हैं, भारत के ही लैंग्वेजेस और हिस्ट्री और कल्चर को हम फॉलो करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेशन स्टेट का, ये ऐसा माना जाता है, ये ऐसा मानकर चलती है कि अ कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है सामंजस्य, सामंजस्य कह लो, हारमनी कह लो, कंपैटिबिलिटी कह लो। ठीक है, कि एक पूरा सामंजस्य होगा किस किस के बीच में, बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है कि राष्ट्र की जो बाउंड्रीज हैं वो, एंड द बाउंड्रीज ऑफ दोज हु, ये आपका ग्रामर का एक पॉइंट है कि हु से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, दोज हु, और उनकी बाउंड्रीज जो रहते हैं उस स्पेसिफिक स्टेट में। तो बोला जा रहा है कि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये मानकर चलता है कि जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है वो, और उसके अंदर रहने वाले जो लोग, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा सामंजस्य होता है। ठीक है,
अब इसके बाद देखो, दिस ऑफ कोर्स हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सिवियर क्रिटिसिज्म एंड इज वर्चुअली एवरीवेयर अ फिक्शन। अब ये जो दिस है ना बच्चों, ये किसके लिए आ रहा है, ये जो बात की गई है ना इसकी, दिस ऑफ कोर्स, ये बेशक बड़ी कड़ी आलोचना का विषय रहा है। सिवियर क्रिटिसिज्म मतलब कड़ी आलोचना का विषय रहा है, और लगभग हर जगह, एवरीवेयर, लगभग हर जगह कल्पना मात्र है। फिक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, कल्पना मात्र ही है ये। अब देखो इसको आगे बढ़ाया, यहाँ तो कहा कि ऐसा माना जाता है कि सामंजस्य होगा, लेकिन यहाँ कह दिया कि इसकी कड़ी आलोचना होती है और हर जगह इसको एक कल्पना ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देर आर ऑलवेज पीपल। अब इस बात को वो क्लियर भी तो करेगा, इस बात को वो प्रूफ भी तो करेगा कि क्या देर आर ऑलवेज पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर स्टेट्स। हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, हु आर नॉट कंसिडर्ड टू बी, ठीक है, जिनको माना नहीं जाता, एंड ऑफन डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स, ना तो उनको माना जाता है और ना ही वो खुद को मानते हैं, मेंबर्स ऑफ द हेजेमोनिक नेशन। हेजेमोनिक का मतलब होता है जिसका कंट्रोल होता है, ठीक है, जिसका जो सर्वे सर्वा होता है, मतलब उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, ऐसे नेशन का ना तो वो खुद मानते हैं और ना ही उनको माना जाता है कि वो मेंबर हैं ऐसे हेजेमोनिक नेशन के। अब ये क्या बताया है, ये अंदर रहने वाले लोगों के बारे में बताया ना, तो क्या हम इसको इंटरनल मिसमैच कह सकते हैं, क्योंकि वो बात ही किसकी कर रहा है, हार्मनी की या फिर कॉरस्पॉन्डेंस की, दोनों में। तो ये तो इंटरनली मिसमैच बता दिया। एक एग्जाम्पल दे दिया ना इसका, फिक्शन का एक एग्जाम्पल दे दिया बी में। फिर देखो देन, अब देन से क्या कर रहा है, वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ तो इंटरनल बताया, फिर वो बोल रहा है देन देयर आर मेंबर्स ऑफ नेशनल कलेक्टिविटीज। ऐसे कुछ राष्ट्रीय समुदायों के लोग भी होते हैं, ऐसे कुछ राष्ट्रीय समुदायों के लोग होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं, हु लिव इन अदर कंट्रीज, जो और कंट्रीज में रहते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, डायस्पोरा कहते हो ना, कहते हो कि नहीं कहते, डायस्पोरा। मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिससे इस अवधारणा की मजाक उड़ती है। मतलब ये तो ये पूरी तरीके से हास्यप्रद हो गई ना, मॉकरी का मतलब क्या होता है, मजाक। ये तो हास्यप्रद हो गई अवधारणा ही, कि भाई कुछ ऐसे नेशन हैं जिनके लोग जो हैं दूसरी कंट्रीज में जाके रहते हैं, जिनको आप डायस्पोरा कहते हैं। ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल मिसमैच हो गया, ये एक्सटर्नल मिसमैच हो गया। तो बी और ए का कॉम्बिनेशन हो गया, बी और ए का कॉम्बिनेशन हो गया, और डी ने आपके इस गिवन सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया, डी बी ए। फिर अब इस चीज को और ज्यादा देखो, और ज्यादा एस्केलेट करा जा रहा है यहाँ पर, एस्केलेट की इवन वर्स हो जाती है। देर आर नेशंस, और ज्यादा स्थिति खराब कब कब हो गई, देर आर नेशंस, ऐसे नेशंस भी हैं विच हैव हैड अ स्टेट फॉर विच आर डिवाइडेड अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। मतलब इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनका कभी कोई राज्य था ही नहीं, नेवर हैड अ स्टेट, जिनका कभी कोई राज्य था ही नहीं, और वो कभी, और या फिर वो राज्यों में विभाजित हैं, ठीक है, कई राज्यों में विभाजित हैं वो, या फिर उनका कोई स्टेट नहीं है, या फिर वो कई राज्यों में विभाजित है। तो ये और ज़्यादा एस्केलेट कर दिया इस प्रॉब्लम को। सी आ गया यहाँ पर, डीबीएसी। हालांकि ये जो कल्पना है ना, ये जो कल्पना है, हैज़ बीन एंड कंटिन्यूज टू बी एट द बेसिस ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज। हालांकि ये जो कल्पना है राष्ट्रवादी विचारधाराओं का बेसिस है, राष्ट्रवादी विचारधाराओं का आधार है, और आज भी है, ठीक है, कंटिन्यूज टू बी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, डीबीएसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो स्टेन्ड ग्लासेस, यहाँ स्टेन्ड ग्लासेस का मतलब है बच्चों कलरफुल ग्लासेस, शीशे, जो यूजुअली मंदिरों में खिड़कियों को सजाने में, डेकोरेशन करने के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो ये जो स्टेन्ड ग्लास थे ना, वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली रिजर्व, वो पूरी तरीके से आरक्षित थे। केवल किसके लिए, केवल एक्लेजियास्टिकल स्पेसेस। ये एक्लेजियास्टिकल का मतलब है यहाँ पर धार्मिक, स्पेशली क्या, बिलोंगिंग टू क्रिश्चियन चर्च, ठीक है, उन्हीं के लिए रिजर्व थे, वहीं पर लगा करते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। अब बी में देखना, यहाँ पर ये एक बात कह रहा है क्लार्क एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि इट इज़ माई मिशन, ये मेरा मिशन है, ठीक है, ये मेरा मिशन है, टू ब्रिंग इट किसके लिए बात हो रही है, ये जो पूरी बात है ना, कि ये जो कलरफुल ग्लास थे केवल धार्मिक स्थानों के लिए रिजर्व थे, इसको किकिंग एंड स्क्रीमिंग। एक बार इमेजिन करो एक बच्चे को जिसको उसके मम्मी पापा मॉल से खींच के ले जा रहे हैं, किकिंग वो लाते मार रहा है, स्क्रीमिंग चिल्ला रहा है, लेकिन रेजिस्ट कर रहा है और ज़बरदस्ती उसको वहाँ से खींच कर ले जाया जा रहा है। तो आउट, अब इसका मतलब क्या है, बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। तो क्लार्क कह रहे हैं कि ये मेरा मिशन है कि मैं इस चीज़ को आउट ऑफ दैट मिलियो का मतलब क्या होता है, परिवेश,
जिस माहौल में अब तक जो माहौल चल रहा है ना कि भाई इस वाले ग्लास को हम केवल धार्मिक स्थानों के लिए यूज़ करेंगे, तो ये मेरा मिशन है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इस वातावरण से बाहर लेकर आऊँ, ऐसा बी में कहा जा रहा है। ठीक है, फिर देखो बाय ऑल काउंट्स, बाय ऑल काउंट्स का मतलब होता है इन एवरी रेस्पेक्ट, इन एवरी रेस्पेक्ट, हर तरीके से। ही हैज़, अब ये ही किसके लिए आ रहा है बच्चों, क्लार्क के लिए आ रहा है। ही हैज़ अकम्प्लिश्ड, उन्होंने पूरा किया है दैट मिशन। अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, इस मिशन के लिए आ रहा है। पहले मिशन के बारे में बात करी, फिर दैट मिशन आ गया। विद अनमिस्टेकेबल स्टाइल, मतलब डिस्टिंक्ट तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से, कोई शक ही नहीं है उसमें। उन्होंने अपने मिशन को बिल्कुल बिना कोई गलती किए उन्होंने पूरा किया, अकम्प्लिश किया। तो बी के बाद में क्या आ गया, ए आ गया। फिर देखो यहाँ बात हुई टू रिसेंट प्रोजेक्ट्स की, तो साफ साफ समझ में आ रहा है फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो ये बात क्लियर हो गई कि डी के बाद में क्या आएगा, सी, और उसके बाद में लास्ट सेंटेंस क्या आएगा, 6। ठीक है, तो लास्ट में सी देखो कहाँ पर है, लास्ट में सी इन तीनों में। और हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाया था, बी के बाद ए लिखा था, बी ए डी का कॉम्बिनेशन बनाया था, बी ए डी, ये रहा लास्ट में सी, ये सेकंड वाला आपका आंसर हो गया। तो क्या हुआ, सबसे पहले बताया कि ये जो शीशे हैं, ये जो कांच है, केवल धार्मिक स्थानों के लिए रिजर्व थे। फिर बोला कि एक मिशन था क्लार्क का कि वो इसको इस परिवेश से बाहर लेकर आएगा। फिर हर तरीके से उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया बिना किसी गलती के। 2 रीसेंट प्रोजेक्ट्स थे जो उनके जीनियस का मतलब क्या है, देखो जो उनके एक्सपर्टीज को बताता है। ठीक है, जो उनके एक्सपर्टीज मतलब प्रतिभा को दर्शाता है। इन द सेपरेट वर्ल्ड्स ऑफ सेक्रेड, कि भाई दो दुनिया में, दो अलग अलग दुनियाओं में। ठीक है, दो उन्होंने क्या करे, देखो प्रोजेक्ट्स, ये जो 2 प्रोजेक्ट्स है ना, वो उनकी प्रतिभा को दर्शाते हैं 2 अलग अलग दुनियाओं में। कौन सी, एक तो पवित्र हो गई और एक मंडेन मतलब सांसारिक हो गई, दुनियादारी वाली हो गई। उसके बाद में क्या लिखा हमने, सी में देखो पहला प्रोजेक्ट क्या था, ज्वेल लाइक विंडोज, एकदम रत्नों जैसी, रत्न होते हैं ना जैसे ज्वेल, उसके जैसी विंडोज उन्होंने बनाई थी फॉर अ सिस्टेशियन चर्च इन स्विट्जरलैंड। सिस्टेशियन चर्च है स्विट्जरलैंड में, वहाँ की खिड़कियाँ उन्होंने तैयार की थी। ठीक है, सिस्टर्शियन चर्च जो है वो एक रोमन कैथोलिक मोनेस्टिक ने बनाई थी, इसलिए उसका नाम ये पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कौन सा था, शानदार। स्पेक्टिकुलर का मतलब क्या होता है, शानदार। ठीक है, एक बड़ा सा, स्काईलाइट का मतलब होता है रोशनदान, एक बड़ा सा रोशनदान बनाया था उन्होंने इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन ब्राज़ील। तो ये जो दो दो थे उनके प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का बहुत अच्छे से क्या बहुत अच्छे से उदाहरण दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी ए डी सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लिज टेलर, लिज टेलर जो है इजंट जस्ट अनलकी इन लव। ये जो लिज टेलर है वो केवल प्यार के मामलों में ही बदकिस्मत नहीं है, बदकिस्मत है अनलकी का मतलब। ठीक है, अब इसको कौन सा सेंटेंस आगे ले जा रहा है, शी इज अनलकी इन लॉ टू। टू क्या कह रहा है, भी मतलब एड ऑन कर रहा है, एडिशन बता रहा है कि वो लॉ मतलब कानून के मामलों में भी कैसी है, बदकिस्मत है। तो 1 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका, डी। ठीक है, टेलर हैज़ जस्ट, अब जब पूरा नाम दे दिया यहाँ पर लिज टेलर, तो फिर शॉर्ट फॉर्म आती है ना। ये रूल आपको पता है कि सबसे पहले तो आपका आता है फुल नेम और उसके बाद आता है शॉर्ट नेम। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन लिख दिया तो उसके बाद मिस्टर बच्चन लिखा जा सकता है। ओके, तो टेलर, अब ये तो इसके बाद ही आएगा। तो टेलर हैज़ जस्ट फाइल्ड अ डिफेमेशन सूट। टेलर ने हाल ही में एक मानहानि का केस, डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, मानहानि का केस दायर किया है, किसके खिलाफ, नेशनल इंक्वायरर के खिलाफ। ठीक है, ये आ गया सी। फिर देखो शी एंड हस्बैंड लैरी फोर्टेंस्की, शी कौन, टेलर, और उनके हस्बैंड लैरी फोर्टेंस्की जो है ना, उनको भुगतान करना पड़ेगा कोर्ट की कॉस्ट के रूप में। ठीक है, जो भी आपके अदालती खर्चे हैं ना, अदालती खर्चे उनकी कॉस्ट के रूप में $4,32,600 पे करने पड़ेंगे। किसको, अभी इन दोनों की बात हुई है, शी एंड हस्बैंड। तो ये जो डुओ है वो किसके लिए आएगा, इनके लिए आएगा ना, डुओ मतलब दोनों ने। तो मतलब ये बात तो तय है कि ए बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, द डुओ क्लेम्ड, इन दोनों ने क्लेम किया है कि 1993 में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, एक मतलब प्रॉपर्टी मतलब जो संपत्ति विवाद होते हैं ना, उनसे रिलेटेड एक स्टोरी थी, एक केस था जिसने उनकी रेप्यूटेशन को मतलब उनकी आप कह सकते हैं प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, अलास मतलब सैडनेस के लिए आता है अलास। अफसोस की बात यह है कि जो कैलिफोर्निया कोर्ट सिस्टम है ना, हर लेवल पे उन्होंने इस चीज़ से असहमति दर्शाई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये कंक्लूड कर रहा है आपके सेंटेंस को। तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, किसके बाद, बी के बाद। भाई बी में क्लेम किया ना,
और इस बात को नकार दिया 6 में, तो लास्ट में बी आएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ है DCAB का? ये रहा DCAB, आंसर हो गया आपका सेकंड DCAB। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। बट क्लियरली, अब जब बट आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ए से तो हमारा सेंटेंस किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए को तो काट दो, ठीक है। बट क्लियरली द गवर्नमेंट स्टिल हैज़ द फाइनल से, लेकिन स्पष्ट है कि अंतिम निर्णय अभी भी सरकार का ही होगा, ठीक है। अंतिम निर्णय की बात हो रही है, अंतिम निर्णय मतलब कुछ ना कुछ बात हुई होगी कि भाई स्पष्ट है अंतिम निर्णय अभी भी सरकार का ही होगा, ठीक है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, RBI, माइट हैव मतलब शायद, शायद का सेंस आ रहा है, माइट हैव, ठीक है। रेस्टेड, माइट हैव रेस्टेड मतलब छीन लेना। कंसीडरेबल पावर्स, कंसीडरेबल का मतलब है सफिशिएंट, सिग्निफिकेंट, काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स छीन ली होंगी किससे? फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी पॉलिसी। जब बात किसकी आती है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आपके मौद्रिक नीति से संबंधित मामले होते हैं ना, पैसों से संबंधित मामले, तो कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में शायद RBI ने काफ़ी कंसीडरेबल पावर सरकार से छीन ली होगी, किसकी किसकी पॉलिसी के बारे में? पैसों से संबंधित। द RBI's अनाउंसमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज बिकम इफेक्टिव, RBI की जो घोषणाएं होती है ना कुछ निश्चित मुद्दों पर, वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, लेकिन ओनली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इफेक्टिव होती हैं केवल कब? आफ्टर द गवर्नमेंट नोटिफाइज देम, केवल जब गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है? नोटिफाई कर देती है, उसकी पुष्टि कर देती है, केवल तब, ठीक है। इजंट इट टाइम, अब ये अपनी बात को पूछ रहा है कि इजंट इट टाइम द गवर्नमेंट वेस्टेड द RBI विद पावर्स, क्या वो समय नहीं आ गया है कि सरकार RBI को ऐसे परिवर्तनों को मंजूरी देने की शक्तियां सौंप दे और उनकी पुष्टि बाद में करे, ठीक है। क्या वो समय नहीं आ गया है कि भाई RBI को कुछ शक्तियां दे दें ताकि वो सैंक्शन कर दे इस तरह के चेंजेस, सच चेंजेस, सच चेंजेस। देखो सच आ गया, इसका मतलब ये कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं बन सकता, मतलब डी से भी मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। बचा कौन सा? थर्ड बचा। हम वैसे समझ के कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों एग्जामिनेशन में, तो आपको इस तरह की स्मार्ट ट्रिक्स भी अपनानी पड़ेंगी कि जब मुझे 3 ऑप्शंस मेरे स्ट्रेट अवे यहाँ पर एलिमिनेट हो गए तो मेरा आंसर यही बचा। ये किसकी वजह से हो गया? बट की वजह से, और ये सच की वजह से। क्या वो समय नहीं आ गया है कि सरकार RBI को कुछ पावर दे दें कि इस तरह के चेंजेस को वो सैंक्शन कर सकें, ठीक है, और उनकी जो रेटिफिकेशन है मतलब पुष्टि है वो बाद में कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, बी में क्या कहा? पिछले मतलब मुद्दा बताया कि पिछले कुछ सालों में RBI ने काफ़ी शक्तियां छीन ली है पैसों के मामले में, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है ना उससे। फिर बोला कि लेकिन, बट छीन ली लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, भाई अभी भी फाइनल से तो गवर्नमेंट का ही होता है। फिर क्या कहा? RBI जो सर्टेन इश्यूज पर जो भी अनाउंसमेंट देती है ना, ठीक है, वो तभी इफेक्टिव होता है। देखो इस बात को आगे बढ़ाया, फाइनल से होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है पहले, और फिर लास्ट में अपनी बात कह दी कि भाई अब वो देखो ये कहना चाह रहा है साफ साफ कि RBI शुड बी गिवन मोर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नाउ, तो इस बात से वो ये कहना चाह रहा है। तो क्या वो समय नहीं आ गया कि RBI को कुछ पावर्स मिल जाए इस तरह के चेंजेस करने की और सरकार बाद में पुष्टि करती रहे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो, लगभग 1 सदी पहले, व्हेन द फादर ऑफ द मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, आधुनिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फादर जिसको कहा जाता है, हेनरी फोर्ड, ठीक है, हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जिसके मालिक जो हैं हेनरी फोर्ड थे। सोल्ड द फर्स्ट मॉडल T कार, उन्होंने अपनी पहली पहली जो पहला मॉडल जो है ना T कार जिसको बेचा था, ही डिसाइडेड, उस वक्त उन्होंने ही डिसाइड कर लिया था दैट ओनली द बेस्ट वुड डू फॉर हिज कस्टमर्स। उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनके ग्राहकों के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चीज़ें ही क्या होगी, जाएंगी, ठीक है। मतलब सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, जो भी व्हीकल, जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली एक फिलॉसफी थी उनकी, और इसके तहत उनका एम ये था, उनका इनिशिएटिव ये था कि वो चाहते थे कि जो व्हीकल्स मिल रहे हैं लोगों को, वो एक तो अच्छी वारंटी के साथ मिले और दूसरा उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, ऐसी एक फिलॉसफी उनकी थी, ठीक है। फिर कह रहे हैं टुडे, अभी आज की बात हो रही है, देखो टुडे ऐसे शब्दों को हमेशा मार्क किया करो। टुडे इट इज़ कमिटेड टू डिलीवरिंग द फाइनेस्ट क्वालिटी विद ओवर 6 मिलियन व्हीकल्स अ ईयर इन ओवर 200 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। आज कंपनी जो है ना, ये किसके लिए आ रहा है, ये जो कंपनी है इसके लिए, ठीक है, उनका ये कमिटमेंट है टू डिलीवरिंग द फाइनेस्ट क्वालिटी, कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी को डिलीवर करेंगे विद ओवर 6 मिलियंस व्हीकल, ठीक है। आज उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, लगभग 6 मिलियंस व्हीकल को बेचकर ईयर, मतलब एक साल में इतने व्हीकल्स वो बेच देते हैं, और
कहाँ पर? ओवर 200 कंट्रीज, 200 कंट्रीज में, पूरी दुनिया भर में, विश्व के 200 से अधिक देशों में, ठीक है। हर वर्ष 60 लाख से अधिक वाहन बेचकर उन्होंने किस किस चीज का कमिटमेंट पूरा किया है कि वो सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करेंगे, ऐसा, ठीक है। फिर एंड फॉर ओवर 90 ईयर्स, और 90 वर्षों से अधिक समय से दिस फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी? अब जितना आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपको समझ आ रहा है ना बच्चों। मैंने कहा था ये एक फिलॉसफी थी, किसकी? हेनरी फोर्ड की। तो दिस फिलॉसफी आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या ये है कि ए के बाद में सी आ सकता है, क्योंकि दिस आ रहा है। दिस, दैट, दीज, दोस्त क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और क्योंकि ये प्रोनाउन तो आपको पता है कि ये इनसे पहले कोई ना कोई नाउन आनी चाहिए, तो ये कितने होते हैं? 4, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। तो 90 वर्षों से अधिक समय से दिस फिलॉसफी हैज़ एंड्योर्ड, मतलब कायम है, ठीक है। ये फिलॉसफी कायम है इन द फोर्ड मोटर कंपनी, वही फोर्ड मोटर कंपनी में तो ये आज तक कायम है ये फिलॉसफी, ठीक है। और डी में क्या कह रहा है? 10 एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है जिसका मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार अ व्हीकल इज रेडी फॉर द कस्टमर, एक व्हीकल जो है वो एक कस्टमर के लिए तभी तैयार होता है, ओनली इफ, देखो ओनली इफ कंडीशन है, तभी तैयार होता है जब वो पास कर लेता है द फोर्ड जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम। एक फोर्ड का जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम है, जो मैंने कहा ना, एक इनिशिएटिव है उनका कि वो हर तरीके से चेक करेंगे, सेफ्टी मेजर्स लेंगे, ठीक है, कि किसी भी तरीके से कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो एक प्रोग्राम था। अब यहाँ हमने एसी का कॉम्बिनेशन बनाया, बच्चों एसी कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है एसी, और एसी 2 और 3 में आ रहा है, ठीक है। अब केवल हमें ये देखना है डीबी होना चाहिए या बीडी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है? देखो सबसे पहले फिलॉसफी की बात हुई, सबसे पहले फिलॉसफी की बात हुई ए में, ठीक है। उसके बाद ये दिस फिलॉसफी आ गया सी में। फिर देखो यहाँ बात हुई कि 90 साल से ऐसा है। अब इसको आप प्रेजेंट सिनेरियो पे तो बताएंगे ना भाई, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, इस फिलॉसफी का इम्पैक्ट क्या है, वर्तमान इम्पैक्ट क्या है, ये बी में बता रहे हैं। बी में बता रहे हैं कि इस फिलॉसफी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, तो वो ये है कि पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज में 6 मिलियन व्हीकल्स वो फाइनेस्ट क्वालिटी के साथ बेचता है एक साल में, ठीक है। और डी में लास्ट में क्या आ गया? कंक्लूजन आ गया, ठीक है, कंक्लूजन आ गया एक अच्छा, कि जब तक वो जीरो डिफेक्ट प्रोग्राम को पास नहीं कर लेता कोई भी वाहन कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाता। तो डी आपका लास्ट में आएगा, तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड, ए सी बी डी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये वाला ए सी बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखो, देयर इन यूरोप हिज ट्रू गिफ्ट्स अनवील्ड। वैसे तो हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं या पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो कभी भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने पहला ही दे दिया, मतलब अभी इस व्यक्ति के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने 1 नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? ट्रू गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है? असली प्रतिभा, ठीक है, असली प्रतिभा जो हमारे अंदर एक टैलेंट छुपा होता है। अनवील्ड का मतलब क्या होता है? ओपन, रिवील या अनअर्थ, उजागर हो गई, ठीक है। यूरोप में उनकी असली प्रतिभा सामने आई थी, ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ओके। प्लेइंग विद डॉन शेरी, ब्लेंडिंग इंडियन म्यूजिक एंड जैज फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार किसका मिक्सचर था? मतलब किसका पहली बार मिश्रण करते हुए? इंडियन म्यूजिक का जैज के साथ मिश्रण करते हुए, दोनों को साथ में यूज करते हुए ही बिगेन, उन्होंने शुरुआत करी, सेटिंग द पेस इन द लेट 70s, ठीक है। मतलब उनकी एक गति बढ़ी थी, उन्होंने नींव रखी थी किसी चीज़ की लेट 70s में, फॉर मच ऑफ वॉट प्रेजेंट डे फ्यूजन इज, मतलब जो आज का फ्यूजन है ना उसकी नींव 70s में रख दी थी इन्होंने, किस किस को मिला के? इंडियन म्यूजिक और जैज को मिला के एक फ्यूजन बन गया था, ओके। फिर है जॉन मैकलॉन्गिन, ठीक है, द लेजेंडरी गिटारिस्ट। तो जो जॉन मैकलॉन्गिन थे, जो कि एक बहुत ही महान गिटारिस्ट थे, जिनकी आत्मा पर हमेशा से हैड एन इंडियन स्टैम्प, भारतीय संगीत की एक छाप पड़ी हुई है, ठीक है। जो जॉन थे उनकी आत्मा पर हमेशा से भारतीय संगीत की एक छाप पड़ी हुई है। ऑन इट वॉज सेड्यूस्ड का मतलब है मोहित होना, इनफेचुएटेड, मोहित मतलब इनफेचुएटेड, वो बहुत मोहित हो गए इमीडिएटली, ओके। फ्यूजन बाय गुर्तु हैड बिगन, और गुर्तु के द्वारा फ्यूजन की शुरुआत हो गई।
ही पार्टनर्ड, उन्होंने साझेदारी करी। ही पार्टनर गुड़तू, मतलब उन्होंने गुड़तू के साथ में साझेदारी करी और कितने सालों के लिए, 4 years के लिए। एंड नर्चर्ड हिम एज अ कंपोजर, और उन्हें एक संगीतकार के रूप में निखारा, ठीक है, और उन्हें एक संगीतकार के रूप में निखारा। बट लेकिन, लेकिन फॉर एवरी एक्सपेरिमेंटल म्यूजिशियन, लेकिन हर प्रयोग करने वाले संगीतकार के आसपास एक आलोचक हमेशा रहता है। क्रिटिक मतलब आलोचक, हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है। अब इसको हम एक कोहेरेंट पैराग्राफ में इसको सेट करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उनकी असली प्रतिभा यूरोप में ही निकल कर सामने आई थी। कब निकल के सामने आई थी? जब उन्होंने एक फ्यूजन की शुरुआत की थी लेट 70s में, किसके साथ? डॉन शेरी के साथ मिलकर, ठीक है। अच्छा, ये जो हैं, ये जो महान संगीत, ये गिटारिस्ट थे जॉन मैकलिंगन, ये क्यों मोहित हुए थे? क्योंकि ये फ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया था इससे। तो ये इसका कारण कहाँ पर है? ए में। तो ए के बाद में क्या आ जाएगा? ए के बाद में आएगा आपका बी। तो वो मोहित हो गए थे। अब मोहित होकर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 4 साल तक गुर्तु के साथ काम किया और उनको कंपोजर के रूप में निखारा, ठीक है। ऐसा उन्होंने किस में बताया? डी में बताया। फिर अब यहाँ से, क्योंकि उन्होंने पार्टनर किया, सिखाया उनको, तो यहाँ से गुर्तु के द्वारा जो फ्यूजन है वो स्टार्ट हो गया। मतलब अब मुझे ये समझ आ रहा है कि जो गुर्तु है ना, यही इन्हीं की बात हो रही है कि यूरोप में इनके असली प्रतिभा को पहचाना गया। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी, शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। लेकिन हर एक्सपेरिमेंटल म्यूजिशियन के लिए, एक्सपेरिमेंट क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, इंडियन म्यूजिक और जैज को मिक्स करके फ्यूजन बना दिया था, तो उनके आलोचक हमेशा आसपास होते हैं। तो लास्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया? सी। तो ABDC आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं ये नहीं चाह रही कि आपके लिए बोर्डम या टीडियस बन जाए, बहुत ही आपके लिए बोरिंग बन जाए, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि हम डिटेल में चीज़ों को सॉल्व करें ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए और आप लैंग्वेज को समझ पाएँ, है ना। हर चीज़ जो है वो तुक्के से नहीं होती है। तो बड़े इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए। बाकी के जो पैसेजेस है वो नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से समझने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।